क्या डोनाल्ड ट्रंप उस जंग में फंस चुके हैं जिसे उन्होंने आसान जीत समझकर शुरू किया था? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपनी ही रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है? और आखिर इतना दबाव, प्रतिबंध और हमले झेलने के बाद भी ईरान झुकने को क्यों तैयार नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। आज हम बात करेंगे उस संघर्ष की जिसने सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर दिया है। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि वे 8 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम के बाद दोबारा बड़े पैमाने पर जंग शुरू नहीं करना चाहते। हालांकि बीच बीच में सैन्य झड़पें होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य देशों की मध्यस्थता की बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। इसके बावजूद खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के पास आज भी ऐसी शक्तिशाली नौसेना और वायुसेना मौजूद हैं जो किसी भी समय ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता रखती हैं। दूसरी ओर यह मानकर चलना सुरक्षित होगा कि ईरान ने भी अपनी सीमा को पूरी तरह सतर्क रखा है और युद्ध विराम के इस समय का इस्तेमाल अमेरिकी और इजरायली हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करने तथा अपनी सैन्य ताकत को दोबारा मजबूत बनाने में किया है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में गलत आकलन और गलतफहमी का खतरा लगातार बना हुआ है। एक छोटी सी चूक या गलत निर्णय पूरे क्षेत्र को दोबारा युद्ध की आग में झोंक सकता है। अमेरिका लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करके ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि तेहरान किसी समझौते के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन ईरान भी साफ संदेश दे रहा है कि उसका प्रतिरोध कमजोर नहीं पड़ा है। ईरान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर वह अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। यही कारण है कि युद्ध विराम के बावजूद तनाव खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर दोनों पक्ष बातचीत की ओर बढ़ते हैं तो पहला लक्ष्य क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी व्यापक समझौते का पहला उद्देश्य युद्ध विराम को कायम रखना और आगे की बातचीत के लिए एक साझा एजेंडा तैयार करना होगा, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल है। इजराइल ने घोषणा की है कि उसके विमान फिर से बेरूत पर हमला करेंगे। इस कदम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू से ही ईरान के साथ युद्ध विराम के पक्ष में नहीं रहे हैं। उनके लिए अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला कोई भी समझौता एक खराब समझौता माना जाता है। दूसरी तरफ ईरान अब भी लेबनान में अपने सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और उसने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी बड़े समझौते को इजरायली सैन्य अभियान को समाप्त करना भी शामिल होना चाहिए। यही वजह है कि ट्रंप द्वारा इजराइल को संयम बरतने की सलाह देने के बावजूद स्थिति बेहद जटिल बनी हुई है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था और तब से इस रास्ते से बहुत कम जहाज गुजर पा रहे हैं। ईरान साफ संकेत दे चुका है कि अगर इस समुद्री मार्ग को दोबारा पूरी तरह खोला जाता है तो उसे बदले में कुछ बड़ी रियायतें चाहिए होंगी। ये रियायतें आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज की गई संपत्तियों की वापसी या अन्य आर्थिक लाभों के रूप में हो सकती हैं। हालांकि सऊदी अरब तेल पाइपलाइन के जरिए लाल सागर के बंदरगाहों तक पहुंच रहा है और संयुक्त अरब अमीरात के पास भी ऐसी पाइपलाइन मौजूद है जो तेल को ओमान की खाड़ी तक पहुंचाती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया को सामान्य आपूर्ति की तुलना में लगभग 20% तेल और गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कई अन्य जरूरी निर्यात भी प्रभावित हुए हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका भले ही पहले जितना खाड़ी के तेल पर निर्भर न हो, लेकिन वहाँ पेट्रोल की कीमतें आज भी इंटरनेशनल मार्केट से प्रभावित होती हैं। इसका मतलब है कि इस संकट का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के लगभग हर देश तक पहुँचेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक बेहद कठिन स्थिति में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने और उनके करीबी सहयोगी नेतन्याहू ने यह मान लिया था कि उनकी वायुसेना की ताकत ईरान के इस्लामिक शासन को गिराने के लिए पर्याप्त होगी।
लेकिन उनका यह आकलन गलत साबित हुआ। ईरान दशकों से युद्ध, आर्थिक प्रतिबंधों और इंटरनेशनल अलगाव का सामना करता आया है। ऐसे में वहाँ की सत्ता व्यवस्था ने खुद को बेहद मजबूत और टिकाऊ साबित किया है। यही कारण है कि लगातार दबाव और हवाई हमलों के बावजूद ईरान अपने रुख से पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा। अमेरिका के लिए एक और बड़ी समस्या यह है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिकी जनता के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है। अगर यह संघर्ष दोबारा तेज होता है तो और अधिक अमेरिकी इसके विरोध में खड़े हो सकते हैं। ट्रंप की मुश्किल यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए उन्हें ईरान को कुछ रियायतें देनी पड़ सकती हैं, लेकिन उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कट्टरपंथी नेता इसका विरोध कर सकते हैं। साथ ही ट्रंप इस पूरे संघर्ष को अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक चुनौती और बढ़ जाती है। ट्रंप की एक और चिंता यह भी है कि ईरान के साथ होने वाले किसी भी नए समझौते की तुलना 2015 में बराक ओबामा के दौरे में हुए परमाणु समझौते से न की जाए। याद रहे कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका को उसी समझौते से बाहर निकाल लिया था और उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। ऐसे में अगर आज उन्हें किसी नए समझौते के लिए रियायतें देनी पड़ती हैं तो राजनीतिक रूप से यह उनके लिए असहज स्थिति बना सकती है। दूसरी ओर ईरान के शासकों का मानना है कि वे सिर्फ किसी राजनीतिक विवाद में नहीं बल्कि अपनी शासन व्यवस्था के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब लगभग साफ हो चुका है कि अमेरिका चाहे इजराइल के साथ मिलकर या उसके बिना और अधिक हवाई हमले भी करे, तब भी ईरान अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। इस पूरे संकट को लेकर अरब देशों में भी अपनी चिंताएं हैं। तेल उत्पादन करने वाले अमीर अरब देशों को इस युद्ध से दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान हुआ है। वे नहीं चाहते कि यह संकट और बढ़े। उनकी आर्थिक विकास रणनीति इस धारणा पर आधारित है कि खाड़ी क्षेत्र दुनिया के लिए सुरक्षित और स्थिर व्यापार तथा निवेश केंद्र बना रहें, लेकिन युद्ध ने इस छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कतर और पाकिस्तान बातचीत को दोबारा शुरू करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने अलग अलग रणनीति बनाई है। यूएई ने इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंध और मजबूत किए हैं। वहीं सऊदी अरब ने ईरान हमलों के जवाब में कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका इजराइल गठबंधन का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि अपने स्वतंत्र हितों के अनुसार काम कर रहा है। कुल मिलाकर जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ यह संघर्ष शुरू किया था तब उन्हें विश्वास था कि उनकी सैन्य शक्ति ईरान के इस्लामिक शासन को जल्दी ही झुका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उस शासन की ताकत और उनके टिके रहने की क्षमता को कम करके आंका, जिसने दशकों तक युद्ध, प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेला है। आज अमेरिका और इजराइल उसी गलत आकलन के परिणामों का सामना कर रहे हैं और पूरी दुनिया भी उसके प्रभाव को महसूस कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप आखिरकार ईरान को अपनी शर्तों पर समझौता के लिए मजबूर कर पाएंगे? क्या ईरान प्रतिबंधों में राहत के बदले कोई बड़ा समझौता करेगा? क्या नेतन्याहू के अगले कदम पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलेगा या दुनिया को लंबे समय तक महंगे तेल और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।